महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, बीपी मंडल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर सभी गणमान्य, किसी व्यक्ति का इसलिए नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए सब गणमान्य हैं, सब आंदोलनकारी हैं, सब इस लड़ाई के सिपाही हैं और मैं भी उन सिपाहियों में से एक सिपाही हूँ। सभी क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल। सबसे पहले मैं आज मंडल जी की जयंती पर उनको अपने पुष्प अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और अपनी बात को दो भाग में बांट के मैं रखने की कोशिश करूँगा और संक्षिप्त में, लेकिन एक निवेदन करूँगा कि आप लोग आपस में बात ना करें। जिस वक्त हमारे अनिल यादव जी बोल रहे थे और उससे पहले कुछ साथी बोल रहे थे, तो आपस में बातचीत का शोर इतना ज़्यादा था, लग रहा था कि लड़ाई को तो यहीं हार रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट पे नहीं है, हम लोगों के अंदर गंभीरता नहीं है, हम लोग अभी तो सच का बोध ही नहीं, हमें सच्चाई नहीं पता कि हमारे दुख के कारण क्या है। देखिए, कोई डॉक्टर के पास आप जाते, बीमारी होती है, डॉक्टर को अगर समझ ना आए तो वो कई तरह के टेस्ट लिख देता है। टेस्ट लिखने के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आती है और वो तब उसको समझने की कोशिश करता बीमारी क्या है। जब टेस्ट से उसको एक्यूरेट बीमारी का पता चलता है फिर वो उसका इलाज करता है। हमारी समस्या ये है कि हम बीमारी के कारण को समझ ही नहीं रहे और बिना समझे इलाज कर रहे हैं, इसलिए इलाज हो नहीं रहा है। प्रोफेसर रतन लाल जी सही मायने में उस बीमारी के कारण पे बोल रहे थे, लेकिन उसमें चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। कुशवाहा जी ने यहाँ पूरा प्रोजेक्ट करके बताया कि क्या नुकसान है और क्या उससे हमें फ़ायदा है, तो उसको भी गंभीरता से सुना नहीं गया। तो आपका सब कुछ लूट रहा है, आपके हिस्से की सारी मलाई कोई दूसरा खा रहा है और आप आपस में बातचीत में मग्न हैं और साथ ही साथ ऐसे सराकारों में अपने आप को बिजी रखे हुए हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में को मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं जो व्यवस्थाएं मजबूत होकर आपको गुलाम बना रही हैं। तो पहले तो समस्या के कारण को समझो। हमारे देश की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण है वर्ण व्यवस्था और जातिवाद। भैया बताइए, कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया, ये जाति और धर्म कहाँ से आया? अभी तो सिख धर्म को आए हुए केवल 2500 साल पहले हुए, 2500 साल पहले सिख धर्म तो नहीं था। अभी इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए, 1400 साल से पहले इस्लाम तो नहीं था। अभी ईसाई धर्म को आए हुए 2000 साल हुए, 2000 साल से पहले तो ईसाई धर्म नहीं था। अभी बौद्ध धर्म को आए हुए 2550 साल हुए, इससे पहले बौद्ध धर्म तो नहीं था। अभी जैन धर्म को आए हुए 2500 साल हुए, उससे पहले जैन धर्म भी नहीं था। और अभी सनातन धर्म को आए हुए लगभग 3.5 से 4000 साल हुए, उससे पहले सनातन धर्म भी नहीं था, इंसान था, मानवता थी। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया, चालाक लोगों ने जातियां और धर्म बनाए। धर्म की हो सकता है जरूरत महसूस हुई हो, क्योंकि जो ताकतवर होते थे वो कमजोर को सताते थे, कमजोर का सब कुछ छीन लेते थे। तो धर्म का मतलब लोगों को समझ नहीं है। धर्म का मतलब तो एक ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो समाज खुद बनाता है अपने ऊपर लागू करने के लिए, उससे है। लेकिन लोगों ने उसका स्वरूप बदल दिया। आज आपको समझना है कि भाई जाति जो है अमेरिका में नहीं है, जाति इंग्लैंड में नहीं है, जाति फ्रांस में नहीं है, जापान में नहीं है, चाइना में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। भारत या भारत के सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दें, जहाँ भारत के लोग जाके बसे हैं, तो बाकी पूरी दुनिया के अंदर जातियाँ नहीं हैं। और जहाँ जातियाँ नहीं हैं, जहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, वो देश भारत से कई गुना आगे निकल गए। जो लोग मेरिट की बात करते हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरिट की बात हमसे मत करना। तुम लोगों का पूरा इतिहास छल कपट से भरा हुआ है। तुमने छल कपट से हमारे लोगों के हक अधिकार को छीना है। देश के अंदर जो उत्पादन का काम करने वाले लोग हैं, अगर हम हिंदू वर्ण व्यवस्था की बात करें धर्म की, तो उस वर्ण व्यवस्था में पढ़ने पढ़ाने पर कब्जा पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर कास्ट का रहा, व्यापार करने पर पर्टिकुलर कास्ट का रहा, सत्ता पर
और पूरी जो रक्षा सुरक्षा पर एक पर्टिकुलर कास्ट का रहा, और जो चौथा वर्ण हिंदू धर्म के अंदर है शूद्र, उस शूद्र की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत का समाज है। पूरे देश के अंदर उत्पादन का काम वो करता है, पूरे देश के अंदर जितनी भी प्रकार की चीज़ें निर्मित होती हैं उन निर्माण का काम भी शूद्र करता है। उसके बाद भी कहते हैं इस पे मेरिट नहीं है। भाई जब मेरिट की बात आप कर रहे हो तो ये भी सोच लो कि भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा? प्रोफेसर जोगिंदरनाथ मंडल ने। इसका मतलब हमारे लोगों में काबिलियत हमेशा से है, जब जब मौका दोगे तब तब हम अपनी काबिलियत साबित करेंगे, और हमने की है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताता है, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताता है 5 साल में 2 बार एससी ने, 1 बार ओबीसी ने सिविल सर्विसेज टॉप किया। तो काबिलियत तो हमारे अंदर है। जितने पुरानी बड़ी इमारतें हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, सोच के देखो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाए होंगे और किसने चढ़ाए होंगे, और कितने बार वो पत्थर गिरे होंगे, कितने बार उसके नीचे मजदूर मरा होगा। तो वो हम लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं। हम लोग मरे हुए जानवर की खाल उतार के उसको गलाकर कलर करके उससे जूते बना देते हैं, उससे कैप बना देते हैं, उससे बेल्ट बना देते हैं, उससे जैकेट बना देते हैं, उससे पर्स बना देते हैं, उससे बैग बना देते हैं, और उसके बाद कहते हैं आपके अंदर काबिलियत नहीं है। ईंटों का निर्माण किसने किया? बर्तन बनाने का निर्माण किसने किया? कपड़े बुनने का निर्माण किसने किया? तो जो लोग उत्पादन और निर्माण का काम करते हैं उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, और जो छल कपट से पूरे देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, दूसरे के हकों को मारकर बैठे हैं, वो लोग मेरिट की बात करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे बीमारी के इलाज करने में अगर कहीं आ रही है तो उसका कारण सिर्फ ये है कि आप अगर किसी ब्राह्मण से पूछो कि भाई हिंदू धर्म के अंदर कितने वर्ण है, वो कहेगा 4 वर्ण है। आप उससे पूछो कि भाई आप कौन से वर्ण में आते हैं, वो कहेगा मैं ब्राह्मण में आता हूं। और आपकी जाति क्या है? वो जाति भी ब्राह्मण है। किसी क्षत्रिय से पूछो कि भाई आप कौन से वर्ण में आते हैं, वो कहेगा मैं क्षत्रिय वर्ण में आता हूं। आपकी जाति क्या है? जाति भी क्षत्रिय है। किसी वैश्य से कहो तुम कौन से वर्ण में आते हो, वो कहेगा मैं वैश्य में आता हूं। और जाति क्या? जाति भी वैश्य है। लेकिन जब शूद्रों से कहो, किसी यादव से कहो कौन से वर्ण में आते हो, चुप रहेगा। किसी गुजर से कहो कौन से वर्ण में आते हो, किसी कुर्मी से पूछो कौन से वर्ण में आते हो, किसी मौर्य शाक्य कुशवा से पूछो, सैनी से पूछो कौन से वर्ण में आते हो, किसी लोहार बढ़ई से पूछो कौन से वर्ण में आते हो, वो चुप रहेगा, वो अपनी जाति बताएगा। तो जब तक आप इस सारी चालाकी को नहीं समझेंगे, पहली बात तो ये समझ लीजिए जातिवाद और वर्ण व्यवस्था ये दोनों चीज हमारी गुलामी का कारण है। हमें इन जाति और वर्ण के बंधनों को तोड़ना होगा, क्योंकि कुदरत ने इंसान को इंसान के रूप में पैदा किया है। जाति उन चालाक लोगों ने बनाई है जिन लोगों ने अपनी चालाकी से देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। देश के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, जहां अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, वो क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? और अगर माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मेरे पुरखे भारत में पैदा हुए, मैं मूल निवासी हूँ, पर मेरे पास तो एक जमीन नहीं है। देश के प्राकृतिक संसाधनों में मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ लोग उसके मालिक हैं और हम पे कुछ भी नहीं है। कुछ लोग की जमीन एक्वायर होती है, करोड़ों मुआवजा मिलता है, लेकिन जहाँ हजारों साल से शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिस जमीन पे रह रहे हैं उनकी जमीन एक्वायर की जाती है, उनको मार के भगा दिया जाता है, उन्हें कोई मुआवजा नहीं, कोई नहीं बोलता। कौन बोलेगा? तो जो एससी के सांसद हैं, एसटी के सांसद हैं, ओबीसी के सांसद हैं, वो क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसे लोगों को भी रास्ता दिखाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के गर्दन को पकड़ना पड़ेगा। और एक बात और कह दूं, नेताओं की चापलूसी बंद करो, ज़्यादा नेताओं के गले में मारना डालना बंद करो। अपने हक अधिकार की जो बात करेगा वही हमारा नेता है। नहीं, ये भी गलत है। नाम के भी नारे मत लगाओ। जब व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो जाती है, ताकतवर व्यक्ति को बना देते हैं, तब तब संस्थाएं धराशायी हो जाती है। व्यक्ति को मजबूत मत बनाइए, आप समाज को मजबूत बनाइए, आप व्यवस्था को मजबूत बनाइए, आप संविधान को मजबूत बनाइए। संविधान हमारा नेता है, संविधान हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है, वो संविधान जिसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की है, वहां आज देश का संविधान
प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, आज वो संविधान वहाँ से सुरक्षित और संरक्षित नहीं हो रहा है। आज मतलब सरकारें कानून तोड़ने में लगी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बना दिया, गुजरात की सरकार ने बना दिया, दूसरी भी कई सरकारें बना रही हैं कि आप भाई धर्म परिवर्तन करेंगे तो डीएम से पहले परमिशन लेंगे। भारत का संविधान ऊपर है या किसी राज्य का सरकार का बनाया हुआ कानून ऊपर है? संविधान कहता है कि संविधान सबसे ऊपर है, किसी भी राज्य की सरकार का बनाया हुआ कानून कभी भी भारत के संविधान को ओवरटेक नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद कर रहा है तो कोर्ट क्या कर रही है? भारत के संविधान की जो मतलब संशोधन का जो आर्टिकल 368 है, 368 पे अनेकों जजमेंट हैं, केशवनंदन भारती जजमेंट है, मिनरवा मिल्स है, गोलकनाथ केस, कितने सारे केसेस हैं। उन केसेस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है, मतलब पूरी बेंच ने तय किया है कि भारत के संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन उसकी मूल भावना के साथ संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये मूल भावना का हिस्सा है मौलिक अधिकार। कौन आदमी किस धर्म के प्रति आस्था रखता है वो उसका व्यक्तिगत मामला है, उसके लिए उसे किसी अधिकारी से आज़ादी लेने की, परमिशन लेने की जरूरत होनी चाहिए। ऐसा कानून क्या भारत के संविधान के खिलाफ नहीं है? तो ये सब हमारे सामने हो रहा है। अभी पिछले 3 दिन पहले आपने देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका बयान सुना होगा कि देश के संसाधनों को हम प्राइवेट हाथों में बेच के 6 लाख करोड़ पैसा इकट्ठा करेंगे। अरे 6 लाख करोड़ क्या, आप देश को, पूरे देश को बेच दो तो वो 600 लाख करोड़ नहीं, वो तो आपको 6000 लाख करोड़ में मिल जाएगा। तुम बेच ही तो रहे हो भाई। जो माँ बाप संपत्ति कमाते हैं, बड़ी मेहनत से बच्चों को दे के जाते हैं, तो जो बच्चे अपनी मेहनत से उस संपत्ति को बढ़ा देते हैं उनको सपूत कहते हैं, और जो माँ बाप की संपत्ति को बेच दे उसको कपूत कहते हैं। तो ये मेरिट वाले लोग जो आज देश की सत्ता पर काबिज हैं, सही मायने में वो देश के संसाधनों को ही नहीं बेच रहे, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, और यही देशद्रोही है। यही लोग अक्सर आएंगे आपके बीच, धर्म खतरे में है। अरे धर्म खतरे में नहीं है, आपका जो वर्चस्व है, जब ओबीसी SC ST जाग गया है, अपने हक अधिकार की बात करने लगा है, तो अब आप कहोगे हिंदू खतरे में है, और आप फिर उनके पीछे चल दोगे। जैसा सबको पता है 1988 में, उससे पहले के इतिहास को जरूर जानो। आज हम मंडल जी को उनकी जयंती पे याद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आज कांसीराम जी को याद करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने पूरे दिल्ली को उस वक्त नीले उससे पेंट कर दिया था। क्या लिखा था? मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उस आंदोलन का असर था। वो परिस्थितियां अलग थी जिन परिस्थितियों में 7 अगस्त 1990 की शाम को यह घोषणा हुई। अब आप खुद सोचो कि एक बार ओबीसी कमीशन की जो ये बात है, इसका इतिहास पढ़ो ना। 1919 के अंदर साउथ बोरो कमीशन आया, जिसमें बाबा साहब भी उनसे मिले, उनके सामने SC ST OBC के हक अधिकार की बात को रखा। और 1929 में जब साइमन कमीशन आया, कौन लोग थे? गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। वो साइमन कमीशन गो बैक का नारा नहीं था, वो SC ST OBC को हक अधिकार ना मिले उसके खिलाफत का नारा था। उसका इस इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उस इतिहास को समझना पड़ेगा। और आज चूंकि लोग इतने सारे हैं, बहुत सारे लोग बैठे, मेरे साथी, मेरे बड़े भाई एडवोकेट हमारे चौहान साहब बैठे हुए हैं, और भी साथी एडवोकेट और दूसरे साथी समाज के बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं। तो ये ना लगे कि मैं सारा समय ले गया। मैं बड़ा शब्दों को केंद्रित रखता हूँ और कम समय में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। वैसे आपका जो ये सब्जेक्ट है ये बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। 2021 में जाति जनगणना कौन रोकना चाहता है? क्या 90% लोगों की आवाज़ को 10% लोग दबा देंगे? हाँ, दबा देंगे, जब तक वो 10% इकट्ठे रहेंगे और आप 90% बिखरे रहेंगे। तो 90 का इकट्ठा कर लो, 90 को इकट्ठा कर लो, फिर मांगना नहीं पड़ेगा। किसी MP MLA मंत्री की हिम्मत नहीं है। अगर ये पूरा समाज एकजुट हो जाए और उसकी बात को कोई संसद के अंदर गिरा दे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन पहले आप इकट्ठा तो हो। आप इकट्ठा होगे नहीं, क्योंकि दलित को पीटने की बात की जितनी घटना आएगी, ज़्यादातर कोई OBC पीट रहा है। वो अलग बात है, उसका दिमाग किसी और का चल रहा है, अपने दिमाग से चल ही नहीं रहे, ये समझ नहीं रहे हम सब मूल निवासी हैं, हम सब भाई हैं। ये जाति हमने नहीं बनाई। हम लोग को आपस में भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, अपना रोटी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा, और आपस में एकजुटता के साथ एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। वरना आप लड़ते रह जाओगे सड़कों पर। जैसा हुआ वो सर सुप्रीम कोर्ट पे कुछ 10-20 लोग पहुंच पाए,
और उसमें भी आप बता रहे हो 40-50 लोग पहुंच पाए। मतलब जिसकी देश में जनसंख्या 90% है, वो अपने हक अधिकार को लेके अगर संसद के घेराव की बात करे और वहाँ 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग ही पहुँचे, तो क्या हम वास्तव में अपनी लड़ाई संजीदगी से लड़ना चाहते हैं? क्या हम ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं? क्या हम वास्तव में एकजुट हैं? ये प्रश्न चिन्ह हमारे वहाँ के सबके खुद के ऊपर है। अपने ऊपर सोचो कि हम लोग अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो किसी को केवल नाम बड़ी करने के लिए खुश करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं तो हर आंदोलन में आगे रहता हूँ, रोड पे सबसे सामने, और आगे भी हमेशा आगे ही रहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा करोगे तो यार कुर्सी को खतरा है। भाई कुर्सी के लिए नहीं बने, कुर्सी सुशोभित करते रहो और पूरे परिवार की इज्जत लूट जाए, पूरे समाज की इज्जत लूट जाए, पूरे समाज के लोग हक अधिकार छिन जाए, इस कुर्सी का क्या चार डालना है? लेकिन कुर्सी पे कुछ लोग चले जाएंगे, उससे अधिकार नहीं मिल जाएगा। कुर्सी पे तो पहले से बनते आए। ओबीसी के मंत्री कब नहीं बने? पहले से बने। SC ST के मंत्री कब नहीं बने? पहले से बने। केवल मंत्री बनना काफी नहीं है, समाज का एकजुट होकर ताकतवर तरीके से खड़ा होना जरूरी है। जो बन के जाता उसे ये डर होना चाहिए, अगर मैं अपने समाज की बात को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर मजबूती से नहीं उठाऊंगा तो ये कुर्सी सुरक्षित रहने वाली नहीं। अगली बार सफाया है, ये डर उसके अंदर होना चाहिए, तब वो आपकी बात को मजबूती से करेगा। तो ये तो जनगणना इसलिए ज़रूरी है, जैसा हमारे वकील साहब बाद में बताएंगे, कई सारी जजमेंट है जिसमें कोर्ट कहते हैं कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना तो चाहिए, लेकिन उसके सर्वे की ज़रूरत है। अब यही नहीं पता आपकी जनसंख्या कितनी है, तो आपका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कितना मिलना चाहिए, ये कैसे तय होगा? इसीलिए जनगणना होना जरूरी है। और ये आउटसोर्सिंग, निजीकरण, इसने तो पूरे देश को और हमारे लोगों को ख़त्म कर दिया है। आज अगर पूरा ये 52% भी दे दें, नौकरियां आपकी ज़्यादातर प्राइवेटाइज हो चुकी हैं। आपको अब इस लड़ाई में एक चीज़ और मांग शामिल करनी पड़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमें रिजर्वेशन हमारी जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। इसको इसमें ऐड करो, वरना सब कुछ तो आउटसोर्स हो रहा है, सब कुछ ठेकेदारी प्रथा में जा रहा है। और अब जो घोषणा इन्होंने की है कि ये 6 लाख करोड़ जुटाएंगे, 6 लाख करोड़ जुटाएंगे देश के संसाधनों को बेचकर। इसका मतलब जो जो संसाधन बिकेगा, जो जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बिकेगा, वहीं वहीं आपकी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, वहीं आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या फिर? रेलवे, वो कही दिया रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट उन्होंने ऑलरेडी बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनी वो बेच रहे हैं, ONGC वो बेच रहे हैं। तो जो बड़े संस्थान हैं जो हमेशा हजारों करोड़ का फायदा कमा के केंद्र सरकार को दिया करते थे, इन्हीं सरकारों ने 7 साल के अंदर जो 70 साल में कहते हैं ना क्या किया, अरे जो 70 साल में कमाया वही तो तुम बेच रहे हो। इस सच को क्यों नहीं बोलते? तुम उसी को बेच रहे हो जो 70 साल का कमाया है। गद्दार हो तुम, देश के गद्दार हो तुम, देश के संसाधनों को बेच रहे हो, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो तुम लोग। तो मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि आप सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जज कैसे बनेंगे, 2 तरीके हैं। मेरे से ज़्यादा चौहान साहब जानते हैं, हम लोग शुरू से लगातार संघर्ष में रहे हैं। भाई या तो आपका कॉलेजियम में कोई रिश्तेदार जज हो तो आपकी एंट्री डायरेक्ट हो सकती है, वकील से डायरेक्ट भी जज, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज डायरेक्ट बन सकते हैं अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में आपकी अच्छी पकड़ हो तो। और दूसरा तरीका, केंद्र सरकार में आपकी टॉप लेवल पर अच्छी पकड़ हो तो फिर केंद्र सरकार भी आपका नाम भेज सकती है। तो हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं, ना तो केंद्र सरकार में उनकी पकड़ है कि हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएं, और ना ही हमारी कॉलेजियम के अंदर पकड़ है। क्योंकि अगर इतिहास उठा के देख लो, सर्वे कर लो, नहीं तो वो चौहान साहब पे पूरा डाटा रहता है, मुझे पता है, वो भी बता देंगे आज तक पूरे भारत के कितने OBC सुप्रीम कोर्ट में जज बने, कितने हाई कोर्ट में जज बने। आपके ना हाई कोर्ट में जज हैं, ना आपके सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। SC के भी आज तक 4 बने, आज 1 है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पूरे आज़ादी के इतिहास में मतलब आपके 4 जज बने SC के, OBC का शायद 1 बना है सिर्फ, वो गुजर में से शायद 1 बना, एक आध यादों में से बने होंगे। तो ओवरऑल जब आप सारी सर्वे करोगे तो सुप्रीम कोर्ट में जज आपके हैं नहीं, हाई कोर्ट्स में जज आपके हैं नहीं, तो आपके तो लोग कभी ना हाई कोर्ट के जज बनेंगे ना सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। किसी से जानबूझ के PIL कोई डलवाई जाएगी, जो गलत निर्णय ले लिए सरकार वही झूठी कोई PIL डालेगी, फर्जी से कोई ऐसे आर्गूमेंट रखे जाएंगे ताकि वो आपकी PIL डिसमिस हो जाए, और जो गलत निर्णय सरकारों का होगा उस पर कोर्ट की मोहर लगवा ली जाए। तो इस तरह का बहुत चल रहा है। मुझे लगता है हमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट की तो कहते हैं ना आंखों पे पट्टी बंधी है, उसके सामने तथ्य रखने के लिए कोई मजबूत आदमी भी तो चाहिए।
उसके बाद जरूरी नहीं है हमेशा वो आंख मीच के जजमेंट दे, न्याय तो देना पड़ेगा और तभी विश्वसनीयता आपके न्यायालयों के प्रति बढ़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग एकजुटता दिखाएंगे, सब एकजुट होंगे और आपस के रोटी बेटी के रिश्ते को भी बढ़ावा देंगे और इन जातियों को कहना छोड़ दो ग्रेट यादव, ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव, ग्रेट वाल्मीकि। नो, ग्रेट जब आप अपनी जाति को ग्रेट बताओगे तो आप उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हो जो व्यवस्था आपको गुलाम और कमजोर बनाएगी, जो आपके हक अधिकार छीनेगी। तो अपनी जाति को ग्रेट बनाना बंद करो, आप कहो द ग्रेट बहुजन, द ग्रेट मूल निवासी, तो कम से कम लगेगा हम ज़्यादा हैं, हम एकजुट हैं, फिर हमारी लड़ाई मजबूत होगी और हम इस लड़ाई को निश्चित तौर पर जीतेंगे, ये मुझे भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे ध्यान से सुना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।